हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। हम फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जीपेट के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर जो अपलोड किया है वो कैंसर के बारे में किया है। ये कैंसर का पार्ट 2 है। जो रिमेनिंग ड्रग्स बची थी हमें उनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी ड्रग्स थी उनके बारे में देखेंगे, प्लस उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स उस पर्टिकुलर इस लेक्चर में होने वाले हैं। चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 की जो हमारी ड्रग्स बची हैं यहां पर, तो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स होंगे, टोपोआइसोमेरेज 2 और टोपोआइसोमेरेज 1, एंटीबायोटिक्स और मिसलेनियस कैटेगरी की ड्रग्स रहेंगी। तो माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स में हमारे बिंका एल्कलॉइड्स होंगे और टेक्सेन। इसमें से इनके सोर्सेज के बारे में काफी बार पूछा गया है। बिनक्रिस्टन और बिनब्लास्टिन के साइड इफेक्ट्स को लेकर पूछा जाता है। पैक्लीटैक्सेल, डॉसीटैक्सेल, इसके मैकेनिज्म के बारे में हम देखेंगे। फिर टोपोआइसोमेरेज दोनों, टोपोआइसोमेरेज 1 और टोपोआइसोमेरेज 2 के बारे में, एटोपिसाइड, टोपोटिकैन, इरिनोटिकैन और एंटीबायोटिक्स में हमारे एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सोरोबिसिन, डाउनीरोबिसिन, एपिरोबिसिन, बिलियोमाइसिन, माइटोमाइसिन सी। उसके अलावा मिसलेनियस ड्रग्स जहां से हाइड्रोक्सी यूरिया से जीपैट में क्वेश्चन पूछा गया है और एल एस्पार्जिनेस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी ड्रग्स हैं वो है माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग ड्रग्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग ड्रग्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आखिर में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं क्या, इसकी पूरी स्टोरी क्या है। तो जब कभी भी सेल डिवाइड कर रही होती है तो जब वो क्रोमोसोम्स होते हैं कुछ स्पिंडल फाइबर्स से जाके दूर हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में जहां पर स्पिंडल फाइबर बन रहे होते हैं, यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे। अल्फा और बीटा ट्यूब्यूल्स आपस में मिलेंगे, वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उनका पॉलीमराइजेशन होगा। मतलब कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनके बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इसको एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझिए कि जब सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अलग अलग स्टेट उस पे जाते हैं तो उसको स्ट्रेच करने के लिए एक रोप की जरूरत पड़ती है। उस रोप को हम बोलते हैं क्या, माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन, या फिर हम कह सकते हैं इनको स्पिंडल फाइबर्स हम कहते हैं। और जब वो रोप बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। यहां पर दो टाइप की ड्रग्स यूज हो रही हैं, एक आपकी बिंका एल्कलॉइड्स और टेक्सेन कैटेगरी के एनालॉग्स हैं। तो बिनक्रिस्टिन और बिनब्लास्टिन जो कि बिंका एल्कलॉइड्स के अंडर में आते हैं, बिंका रोजिया जो प्लांट है उससे ड्राइव हमको मिलते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, यानी कि रोप बनने का या स्पिंडल फाइबर बनने का जो प्रोसेस है उसी को ब्लॉक कर देता है। जैसे कि हम यहां पर देखें कि यहां पर 2 ग्रुप्स हमने देख लिए। पहला है बिनक्रिस्टिन, बिनब्लास्टिन। अब यहां पर क्या ये ड्रग्स क्या करती हैं कि रोप फॉर्मिंग, यानी कि वो जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं ये क्या करेंगे, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन पे जाके बाइंड कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये उस पॉलीमराइजेशन को बनने ही नहीं देंगे, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन ही नहीं होने देंगे। और जब स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पर जो डीएनए और क्या कहते हैं सेल का डिवीजन है, यानी कि माइटोटिक फेज जो है वो माइटोटिक फेज जो हो जाएगा अरेस्ट, और अरेस्ट होने की वजह से सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी। जब सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी, और हम यहां पर बात कर रहे हैं कैंसर की सेल्स की, तो ये क्या होगा, सेल ऑटोमेटिकली अपने आप डेथ हो जाएगी, सेल मर जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं करेगी। जब डिवाइड नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली वो किल हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे बिनक्रिस्टिन का पेरिफेरल न्यूरोपैथी और बिनब्लास्टिन का आपका बोन मैरो सप्रेशन। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि बोन मैरो सप्रेशन बिनब्लास्टिन करता है या फिर बिनक्रिस्टिन करता है, तो आप ये याद रखिएगा। सिंपल मैकेनिज्म में हम कहें, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स सेल के डिवीजन में एम फेज में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इससे क्या है, सेल स्ट्रेच होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और उस प्रोसेस में जहां पर ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं उसको हम पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं। तो इसी पॉलीमराइजेशन को रोकने के लिए बिनक्रिस्टिन, बिनब्लास्टिन काम करती है, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन पे जाके बाइंड करेंगे और उसके पॉलीमराइजेशन को ही रोक देंगी। स्टोरी से याद रखना है तो मान लीजिए सेल में एक रोप बन रही है जो कि सेल को स्ट्रेच करेगी। स्ट्रेच करने के लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स जो बनेंगे उनको स्ट्रेच करके सेंटर्स पे लेके जाएगी, सेंटर से अबे लेके जाएगी, तो उसके लिए बीटा ट्यूबुलिन रिक्वायर्ड है। उसी बनने वाले प्रोसेस को ही खत्म कर देते हैं आपके बिनक्रिस्टिन, बिनब्लास्टिन। क्लियर है। अब दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका
टैक्सेन डेरिवेटिव्स। अब जो टैक्सेन डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर दो ड्रग्स हमने देखी, पैक्लिटैक्सेल और डॉसीटैक्सेल। अभी पैक्लिटैक्सेल और डॉसीटैक्सेल क्या करेंगे कि जब सेल को डिवाइड करना होगा यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा तो स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, यानी कि उनका डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा और सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अभी यहां पर क्या करेंगे कि जो स्पिंडल फाइबर आपके बने हैं उसको ब्लॉक कर देंगे यानी कि जो रस्सी उसके ऊपर ऐसा सीमेंट की तरह काम कर देंगे, सीमेंट पोरर इसको समझ सकते हैं आप, उसको स्टेबलाइज कर देंगे और इसकी वजह से क्या है, स्टॉप हो जाएगा आपका डीपॉलीमराइजेशन, यानी कि स्पिंडल फाइबर गायब नहीं होगा। और जब तक वो गायब नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, दो हिस्सों में नहीं टूटेगी। जब वो नहीं टूटेगी तो सेल स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, और जिसकी वजह से सेल डिवाइड नहीं होगा, सेल ऑटोमेटिकली किल हो जाएगी। सिंपल वे में हम समझे, दे पोर द सीमेंट ऑन द रोप, नाउ इट्स स्टक, द सेल कांट डिवाइड। जब सेल डिवाइड नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली सेल किल हो जाएगी। इसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं, इसके अलावा न्यूट्रोपिनिया होता है, लो WBC काउंट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग थी टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स। अब टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि जो डीएनए होता है वो क्या है, एक ट्विस्टेड कॉइल होती है। अब यहां पर आप समझिए कि मान लेते हैं एक पुरानी फोन की वायर है, वो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है। जब आप उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो उसके पीछे की तरफ आप देखेंगे गांठ सी पड़ जाएगी या बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा वहां पे। तो यहीं पर जब डीएनए का सेपरेशन होना होता है, जब सेल डिवाइड करेगी तो डीएनए की कॉपी बननी है, तो यहां पर टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, तीन तरीके से काम करता है। पहले तो क्या करता है, उसको रिकॉइल करने के लिए वो कट लगाता है, कट लगाने के बाद में सेपरेट करता है, सेपरेट करने के बाद रिकॉइलिंग करके उसको सील कर देता है। तो यहां पर जो टोपोआइसोमरेज 1 है और टोपोआइसोमरेज 2 है, एक प्रोसेस में क्या होगा कि सिंगल स्ट्रैंड के कट को वापस से रीसील नहीं होने देंगे। और जब रीसील डीएनए नहीं होगा यानी कि स्ट्रैंड उसके आपस में नहीं जुड़ेंगे, कट लगा तो कट लगा रह जाएगा, और जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाएगा और सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी सेल की। तो वही समझ लेते हैं कि जब जो टोपोआइसोमरेज हैं वो क्या करेंगे, जैसे कि टोपोआइसोमरेज 1 यहां पर ये है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स टर्म में समझें, ये क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं द टोपोआइसोमरेज डीएनए क्लीवेबल कॉम्प्लेक्स। यहां पर ये करेंगे कि जो 1 स्ट्रैंड डीएनए है उस कट को होने देंगे, बट उसकी वजह से वापस से वो जुड़ रहा है उसको जुड़ने नहीं देंगे। अब ये एस फेज में हो रहा है क्योंकि सिंथेटिक फेज हमारे एस फेज में ही आपका डीएनए क्या करेगा, डुप्लीकेशन होगा डीएनए का। इसी वजह से यहां पर क्या है कि ये एंजाइम है स्टक हो जाता है टू द कट डीएनए, और उसके बाद डीएनए जो है वो बेकार हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, सेल का जो डीएनए है वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सेल ऑटोमेटिकली किल हो जाएगी। टोपोआइसोमरेज 2 है, ये क्या करेगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए के जो कट है उनके ऊपर स्ट्रैंड कटर्स की तरह काम करेगा, और जब वो ये एंजाइम कट तो लगा देगा लेकिन बाद में रीसील करने के लिए जब जरूरत पड़ेगी इस एंजाइम की, तो ये ड्रग्स जो हैं हमारे वो ड्रग्स क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज को ग्लू की तरह स्टिक कर देंगे, और क्या है, रीसीलिंग नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह से सेल जो है उसकी डेथ हो जाएगी। यहां से आप याद रख सकते हैं E2 इटोपोसाइड और टेनोपोसाइड, इरिनोटिकैन और टोपोटिकैन। आइटस टॉप, आई से आप इरिनोटिकैन, टॉप से टोपोटिकैन याद रख सकते हैं। E2 से आप इटोपोसाइड टेनोपोसाइड। 2 का मतलब यहां पर ये होगा कि डबल स्ट्रैंड पे काम करता है, और I का सिंगल का वर्ड का मतलब होगा ये सिंगल स्ट्रैंड पे काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे सर्टेन एंटीबायोटिक्स के बारे में, जिनको हम एंथ्रासाइक्लिन कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें डॉक्सोरिबोसिन, डाउनिरोबिसिन, और हम इनको बोलते हैं रेड डेविल्स। रेड डेविल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेड कलर की एंटीबायोटिक्स होती हैं, और इनको देने से पहले पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है। काउंसिल क्या करना पड़ता है कि जब भी पेशेंट ये एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करेंगे तो उनका जो यूरिन है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। वो समझ सकता है कि यूरिन रेड इतना ज़्यादा क्यों आता है, तो स्कैर्ड हो सकता है। बट अब इनका हम समझते हैं मैकेनिज्म, ये काम कैसे करते हैं। ये भी ग्लू स्टेप की तरह काम करेंगे डीएनए के स्ट्रैंड के ब्रेकेज में। ये क्या करेंगे, पहली बात सिमिलर मैकेनिज्म इनका टोपोआइसोमरेज 2 की तरह भी होता है, लेकिन इंटरकैलेशन कर देंगे, डीएनए के बेसिस में एज अ सैंडविच की तरह चिपक जाएंगे, और क्या करेंगे, डीएनए के शेप को डिस्टॉर्टेड कर देंगे, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाएगा। टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिशन का हमने देखा था कि ये ब्लॉक कर देंगे टोपोआइसोमरेज 2 को, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पाएगा, अल्टीमेटली डीएनए डैमेज होगा। उसके अलावा ये जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्या करेंगे, फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। जब फ्री
रेडिकल जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे डीएनए को टारगेट करेगा, डीएनए को टारगेट करेगा, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज होगा और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी ड्यू टू द डैमेज ऑफ डीएनए। क्लियर है। इनके साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो ये कार्डियोटॉक्सिसिटी करते हैं और डॉक्सिरोबिसिन का जो सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस सीटीएस वार, ये लास्ट टाइम जीपैट के एग्जाम में पूछा गया था और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डेक्सारेजोनेक्सेन दिया जाता है, ये हार्ट को इन एंटीबायोटिक्स से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है। एक कंडीशन इसमें ये हो जाती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसको हम हार्ट फेलियर की कंडीशन भी कहते हैं, जो इन एंटीबायोटिक्स के कंज्यूम करने से होती है। इसके अंदर हमारे डॉक्सिरोबिसिन, एड्रिमाइसिन, डाउनोरोबिसिन और एपिरोबिसिन ड्रग्स आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना बिलियोमाइसिन। बिलियोमाइसिन पे लास्ट टाइम जीपैट में यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिलियोमाइसिन एंटीबायोटिक्स कैटेगरी की ड्रग है, बट इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा अलग है, ये एक स्पेशल ड्रग्स हम इनको कह सकते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स है वो ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है। ये क्या कर, इसका मैकेनिज्म समझने के लिए ये सबसे पहले जब कंज्यूम होने के बाद में बॉडी के अंदर एंटर करती है तो ग्वानिन और साइटोसिन बेस के पास में जाके स्टक हो जाती है और स्टक होने के बाद में ये क्या करेगी, सेल में मौजूद आयरन और क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है। जब ये आयरन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो उनके साथ में ये बनाती है फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, एज अ सीजरिंग की तरह काम करेंगे, यानी कि डीएनए को बीच से कट कर देंगे और जब डीएनए डैमेज होगा, अल्टीमेटली यहां से डीएनए जब कट हो जाएगा तो डीएनए आपस में बिखर जाएगा और जब सेल का डीएनए गड़बड़ हो जाता है तो सीधी बात है कि सेल क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। और यानी कि डायरेक्ट कैंसर सेल्स के डीएनए पे काम करते हैं। मोस्टली ड्रग्स जो हैं आपके एंटीबायोटिक क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक एक्शन के थ्रू एस फेज में काम कर रही हैं, यानी कि यहां पर डीएनए ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुका है, बट डीएनए जो फॉर्म हुआ है, जो कैंसर सेल्स हैं उनके डीएनए को डायरेक्टली डैमेज कर सकती हैं बाय द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट है इसका, ये फाइब्रोसिस कॉज करती है लंग्स में आपके। इसके ऊपर जीपैट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती हैं, क्यों, बॉडी के अदर ऑर्गन में बिलियोमाइसिन हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो बिलियोमाइसिन को मेटाबोलाइज कर देता है और बिलियोमाइसिन को न्यूट्रलाइज करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। बट लंग्स में इसकी डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से लंग्स में एक्यूमुलेट होने लगता है और एक्यूमुलेशन की वजह से क्या करेगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस स्प्रेडिंग हो जाएगी आपके लंग्स में और इसकी वजह से ये इसका मेजर साइड इफेक्ट है जो कि आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ अदर एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे माइटोमाइसिन सी, इसका आप सोर्स याद रख लीजिएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। स्ट्रोमाइसिस से सेल्सिफेटोस फीचर्स ये है कि ये बायो रिडक्टिव एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह काम करती है। बेस्ट फॉर किलिंग हाइपोक्सिक ट्यूमर, यानी कि जहां पर लो ऑक्सीजन लेवल होता है वहां पर ये अच्छे से काम करती है। एक्टिनोमाइसिन डी बिल्म्स ट्यूमर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, वहां पर सबसे ज्यादा यूज की जाती है। और इसके अलावा मायोसार्कोमा में भी ये यूज की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी मिसलेनियस कैटेगरी की ड्रग्स हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था पहली ओरल ड्रग्स जिसके पास 100% ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है। अब हाइड्रोक्सी यूरिया को समझने के लिए आपको सिंपल सा क्या समझना है कि हाइड्रोक्स डीएनए को बनने के लिए डीएनए के पास क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स शुगर के बेसिस होते हैं, ये चाहिए होते हैं। अब ये मिलते कहां से, ये राइबोन्यूक्लिक टाइड से मिलते हैं, आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक से मिलते हैं। अब जो एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम, ये क्या करेगा, आरएनए के उन ब्लॉक्स को क्या कर देगा, डीऑक्सीजनेटेड कर देगा, जिसकी वजह से डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो डीएनए को मिलेंगे। अब हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है कि इसी प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, मतलब कि आरएनए से जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल रहे थे जिसकी वजह से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए आपके डीएनए के फॉर्मेशन के लिए, बट यहां से अब जब मेन चीज अगर हमको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल पाएगा तो डीएनए बनेगा कैसे, तो ये क्या करेगा, रॉ मटेरियल जो होता है डीएनए को बनने के लिए उसके न्यूक्लियोटाइड बेसिस उनको ही ब्लॉक कर देता है, इस एंजाइम के ऊपर एक्ट करता है। नॉर्मल फेज में ये होने देता है, बट नॉर्मल फेज में दिस एंजाइम्स, नॉर्मल फेज में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स
डीऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से डीएनए की सिंथेसिस हाल्ट हो जाती है, और इसकी वजह से अब डीएनए की सिंथेसिस होगी नहीं तो अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी। इसके साइड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में ये यूज होता है, वहां पर बहुत फास्ट एक्शन प्रोड्यूस करता है। पॉलीसाइथीमिया में भी यूज होता है। इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो सिकल सेल एनीमिया और बोन मैरो सप्रेशन कॉज करता है। क्लियर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ये ल्यूकेमिया में यूज हो रहा है तो नॉर्मल और हेल्दी सेल्स को भी ये किल कर देगा। एक और इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसके ऊपर भी जीपैट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये है एल एस्पार्जिनेस। अब ये एल एस्पार्जिनेस कोई भी ड्रग नहीं है, एक एंजाइम है जो हमको मिलता है कहाँ से, इकोलाई बैक्टीरिया से। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है कि आपकी नॉर्मल सेल्स के लिए एस्पार्जिन जो हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो रिक्वायर्ड होता है, बट नॉर्मल सेल्स क्या करती हैं, उसको सिंथेसाइज कर लेती हैं और उनको वहां से मिल जाता है। बट कैंसर सेल्स ओनली डिपेंडेंट ऑन द ब्लड सप्लाई, वहां से वो क्या करती हैं, एस्पार्जिन को लेती हैं और अपने काम चलाती हैं एज एसेंशियल अमाइनो एसिड की तरह। अब यहाँ पर जो हमको करना है, एल एस्पार्जिनेस क्या करेगा, उस सेल के अंदर प्रेजेंट एस्पार्जिन को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा आपके एस्पार्टिक एसिड में और अमोनिया में, जिसकी वजह से क्या है, स्टारवेशन, यानी कि कैंसर सेल को एस्पार्जिन नहीं मिलेगा। अब जब एस्पार्जिन नहीं मिलेगा जो कि हमारा एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, तो कैंसर सेल भूख से मर जाएगी। कहा जाए तो इसका खाना है जो जरूरी होता है सेल के सर्वाइवल के लिए, तो स्टारवेशन की वजह से सेल की यहाँ पर डेथ हो जाएगी। सिंपल से समझिए, एल एस्पार्जिनेस का इंजेक्शन लगाया, ये इंजेक्शन डायरेक्टली जाएगा कैंसर सेल में। अभी कैंसर सेल में प्रेजेंट एस्पार्जिन को कन्वर्ट कर देगा आपका एस्पार्टिक एसिड और अमोनिया के अंदर। जब ये सेल को एस्पार्जिन की जरूरत पड़ेगी तो वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट स्टारवेशन होगा, यानी कि भूख, उस पर्टिकुलर खाने की वजह से या एस्पार्जिन की कमी की वजह से कैंसर सेल की डेथ हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पर? ये जीवन स्पेसिफिक होता है। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके एलर्जिक रिएक्शन, पैनक्रियाटिक्स वगैरह, क्लॉटिंग, ब्लीडिंग इशू हो सकते हैं। वेरी लो फोन मैरो सप्रेशन ये कॉज करता है आपका एल एस्पार्जिनेस। अब आ जाती है हमारी कुछ ड्रग्स जो टारगेटेड होती हैं। इन ड्रग्स के बारे में हम देख लेते हैं। पहली है हमारी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, यानी कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, जिनको हम TKI के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो ड्रग आती है वो आपकी इमाटिनिब, गैफिटिनिब, एर्लोटिनिब वगैरह आती हैं। आप समझिए कि जो भी कैंसर सेल्स होती हैं उनके रिसेप्टर पर मैंने बताया था कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रोथ सिग्नल को रिसीव करते हैं। जब वो ग्रोथ सिग्नल को रिसीव करते हैं तो क्या होगा, सेल का डिवीजन, प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि टारगेट होता है इनका BCR, AVL, टायरोसिन काइनेज। ये क्या कर सकते हैं, डिजीज कौन सी डिजीज में ये दी जाती है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में ये सिग्नल को रिसीव करेंगे। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डुप्लीकेशन और प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा सेल्स का। बट ये इस पर्टिकुलर रिसेप्टर को, यानी कि जो सिग्नल है, टारगेटेडली बाइंड करेंगे उन रिसेप्टर से जो ग्रोथ सिग्नल को रिसीव करते हैं। और जब वो ग्रोथ सिग्नल रिसीव होने की वजह से उस पर्टिकुलर सिग्नल को डिसेंटेसाइज कर देंगी, वो सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली सेल को ग्रोथ सिग्नल नहीं मिलेगा और सेल ग्रोथ नहीं करेगी। यानी कि इसको हम बोल देते हैं मैजिक बुलेट, बिकॉज इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। क्लियर है यहाँ पर? और दूसरा जो हमारे गैफिटिनिब और एर्लोटिनिब है, ये क्या करेंगे, EGFR, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ये सेम है जैसे कि हमने EGFR के बारे में पढ़ा था और अलग अलग रिसेप्टर और प्रोटीन्स और जीन के बारे में पढ़ा था। दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर सेल। अभी इन्हीं में म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, कैंसर की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसी जो सेल है जो कि क्या कर रहा है, ग्रोथ सिग्नल को रिसीव कर रहा है, जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, इसके ऊपर जाके बाइंड कर देंगे और इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी। और फिर वो जब ग्रोथ सिग्नल रिसीव नहीं करेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड नहीं करेगी और ग्रो नहीं करेगी। क्लियर है? यहां पर कुछ हमारी अदर आ जाती है जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे कि ट्रास्टुजुमैब, ये इसका टारगेट होता है ह्यूमन एपिडर्मल रिसेप्टर न्यू रिसेप्टर। ये ब्रेस्ट कैंसर में जो डेवलप होता है, इसी की म्यूटेशन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ये उस रिसेप्टर पे जो सिग्नल रिसीव कर रहा है उसी को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देगा। रुटिक्सिमैब, ये आपका CD20 एंटीजन होता है बीटा सेल्स के ऊपर। इसका सिंपल सा मैकेनिज्म इतना सा कि CD20 जो एंटीजन होता है वो आपके नॉर्मल बीटा सेल्स के ऊपर मिलता है। नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा में हम इसको यूज करते हैं।
तीसरे आपकी है बेवासीजुमैब, एवास्टिन नाम से भी इसको हम जानते हैं मैकेनिज्म। ये डायरेक्टली कैंसर सेल्स को किल नहीं करता, बट ये ट्रैप कर देता है आपका BEGF वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, यानी कि स्टॉप न्यू ब्लड वेसल, जबकि नई ब्लड वेसल बनेंगी कैंसर के सेल को सप्लाई और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, तो ये उसको ही ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से सेल जो है ब्लड की कमी की वजह से किल हो जाती हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे हार्मोनल ड्रग्स के बारे में, हमने देखा था हार्मोनल ड्रग्स को सिंपल सा समझिए, अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर की कंडीशन डेवलप होती है ड्यू टू द हार्मोन, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो हार्मोन एक्ट एज अ फ्यूल टू जो कैंसर सेल्स हैं उनको और ग्रो कराने के लिए एज अ फ्यूल की तरह काम करता है। अगर हम इन्हीं हार्मोन्स की सप्लाई को रोक दें तो कैंसर की ग्रोथ को और प्लोरिफिलेशन को हम रोक सकते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इसमें आ जाती है हमारी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, यानी कि जब रिसेप्टर जो है आपका एस्ट्रोजन, उसके पास एस्ट्रोजन आएगा, अब एस्ट्रोजन आएगा तो उन सेल्स के पास जाएगा जो ऑलरेडी कैंसर सेल हो चुकी है। अब वो कैंसर सेल्स एज अ फ्यूल मिलते ही और रैपिडली ग्रो करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे। अब इसमें क्या है, ये ब्लॉक करेगा किसको? आपका जो एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है, इधर ब्लॉक द रिसेप्टर और स्टॉप द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। तो यहां पर जो ड्रग है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जैसे कि टैमोक्सिफेन, रिलोक्सिफेन, ये क्या करेगी? जो एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है, जो रिसेप्टर उसके साथ में कॉम्पीट करेगी और एक्ट करेगी एज अ एंटागोनिस्ट इन ब्रेस्ट टिश्यूज में और ब्लॉक कर देगी सिग्नल। यहां पर जो सिग्नल है मतलब कि एज अ एक तरफ से सिग्नल आ रहा है जो कह रहा है कि एस्ट्रोजन को रिलीज करो, बट ये वहां पर जाएगी और एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर ड्रग होगी, एस्ट्रोजन नहीं होगा, और अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर एंजाइम की मतलब उस पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से उनको नहीं मिल पाएगा और वो क्या करेंगे, सेल जो है डिवाइड नहीं करेंगे, प्लोरिफरेट नहीं करेंगे। दूसरा है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और उस रिसेप्टर के पूरे शेप को ही बिगाड़ देंगे, यानी कि उस रिसेप्टर को ही डिग्रेड कर देंगे, उसका डिग्रेडेशन कर देंगे, डाउन रेगुलेट कर देंगे, ताकि अगर एस्ट्रोजन आए भी तो उस पर बाइंड ना करे। जब एस्ट्रोजन आएगा बाइंड नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली सेल क्या है, डिवाइड नहीं करे, प्रोलिफरेट नहीं करे और उसकी ग्रो नहीं होगा और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। एरोमेटेज इनहिबिटर्स क्या होता है? ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में होता है, जब उनको मेनोपॉज होता है, एस्ट्रोजन आपके फैटी टिश्यू यानी कि एंड्रोजन से फैटी टिश्यू से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, तो ये एरोमेटेज एंजाइम की वजह से होता है। तो लेट्राजोल और एनेस्ट्राजोल क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन से एस्ट्रोजन नहीं बन पाता है, और जब एस्ट्रोजन बनेगा नहीं तो अल्टीमेटली सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब यही इस एक सेकेंड, सेम फॉर एंड्रोजन रिसेप्टर, यानी कि अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है उसके अलावा और कैंसर है तो टेस्टोस्टेरोन एक्ट एज अ फ्यूल फॉर प्रमोटिंग द प्रोस्टेट कैंसर। अब इसमें क्या होगा कि इसमें मैकेनिज्म क्या है कि जो भी प्रोस्टेट कैंसर है डिपेंडेंट है ऑन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर, तो टेस्टोस्टेरोन कैसे एक्ट करेगा, उसको एज अ फ्यूल की तरह एक्ट करेगा और वो फ्यूल क्या करेगा, उस कैंसर को प्रमोट करेगा। अब यहाँ पर क्या GnRH एंटागोनिस्ट एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की तरह ही काम करता है। इसमें आपकी ल्यूप्रोलाइड और गॉसेरेलिन आती हैं, ये क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को कांस्टेंट स्टिमुलेशन देंगे, जिसकी वजह से फ्लेयर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा, बट एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, डिसेंसिटाइज हो जाएगा और ना तो वो ये रिलीज करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, कैंसर सेल्स को टेस्टोस्टेरोन नहीं मिलेगा, इसकी वजह से उनकी ग्रोथ और प्रोलिफरेशन रुक जाएगा। इनिशियल फ्लेयर होता है साइड इफेक्ट की वजह से, स्पाइक अगर टेस्टोस्टेरोन को आएगा तो इनिशियल फ्लेयर की कंडीशन डेवलप होती है। दूसरा है एंटी एंड्रोजन, ये फ्लूटामाइड क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देता है एंड्रोजन रिसेप्टर को डायरेक्टली ऑन द प्रोस्टेट कैंसर सेल, जिसकी वजह से प्रोस्टेट जो
टेस्टोस्टेरोन है वो वहां पर बाइंड नहीं कर पाते और अल्टीमेटली उनको एज अ फ्यूल प्रोवाइड नहीं कर पाते और सेल की डेथ हो जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन वगैरह ये लिम्फोलाइटिक होते हैं, ये डायरेक्टली टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं और WBCs को किल कर देते हैं। यूज इन ल्यूकेमिया की कंडीशन में यूज करे जाते हैं और कीमो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। क्लियर है? ये सारी वो ड्रग्स थी जो पार्ट 2 में थी, हमने कवर की, इनके सिंपल मैकेनिज्म को समझा। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं, जैसे कि कई जो ड्रग्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब साइड इफेक्ट के साथ साथ में वो किस कैटेगरी में आती है।